मेरे द्वारा बनाया गया सच्ची घटना पे कोई भी वीडियो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, न ही आपका दिल दुखाने के लिए, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए इसी कड़ी में एक आज फिर सच्ची घटना पर आधारित एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। साथियों, दो लड़कियां होती है, गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन के S5 कोच में बैठ करके दोनों मुंबई जा रही थी। टीटी उस लड़की के पास पहुंचती है, टिकट मांगता है टीटी, लेकिन उन दोनों में से एक लड़की के पास ट्रेन का टिकट नहीं होता है, जिसका फायदा उठा करके वो टीटी उस लड़की से बातचीत करने लगता है, उस लड़की के पास ही बैठ जाता है। कुछ देर के लिए वो अपनी ड्यूटी करने के लिए इधर उधर जाता भी है, लेकिन फिर लौट करके वही उस लड़की के पास बैठ जाता, बार बार उस लड़की के आसपास ही रहता और उस लड़की से इधर उधर की बातें करता टीटी। आजकल एक बहुत खूबसूरत गाना वायरल हुआ है, जीना हराम कर दिया। तो उस लड़की की खूबसूरती ने उस टीटी को जीना हराम कर दिया था। जी हाँ साथियों, उसकी ड्यूटी, उस टीटी का ड्यूटी होता है कानपुर में खत्म होना था, लेकिन वो मुंबई तक जाने का इरादा कर लेता है और वो उस ट्रेन के भीतर अलग बॉगी में बैठे हुए उन लड़कियों के परिवार वालों को जरा सा भी भनक नहीं लगता है कि आखिरकार इस सफर के दौरान हो क्या रहा है। साथियों, बार बार उस टीटी का आना, उस लड़कियों से बातचीत करना उस लड़कियों को भी काफी अच्छा लगने लगता है। साथियों, बहुत ही अजीब कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। पूरी वीडियो, इस वीडियो में बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन आप एक थोड़ा सा अनुरोध है आपसे, आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मेरा हौसला बढ़े। जो टीटी जो होता है उसका नाम होता है रोहित गुप्ता। जो लड़की होती है, एक का नाम होता है दीपिका जो 26 उम्र की होती है, दूसरा का नाम होता है रितिका जो उसकी बहनी होती है छोटी, वो करीब 21 वर्ष की होती है। साथियों, ये दोनों लड़की मुंबई जा रही थी। S5 कोच के भीतर टीटी जो रोहित गुप्ता होता है वो आता है, वो लड़की के पास आता है, वो कहता है कि टिकट दिखाइए। जो दीपिका होती है वो कहती है सर मेरा टिकट जो है वो मेरे ससुर के पास है। अब टीटी वहां पे चौंक जाता है कि देखने में तो ये शादीशुदा लग नहीं रही है, न मांग में सिंदूर है, न पैरों में कुछ बिछिया है, कंगन है, न चूड़ी है, कुछ भी नहीं है, तो कहीं से ये शादीशुदा लड़की लग नहीं रही है। फिर भी ये कह रहे हैं कि मेरे ससुर के पास है। तो कहता है कि वो B2 में बैठे हुए हैं। रोहित कहता है ये तो AC का डब्बा होता है, उसमें कैसे वो लोग बैठे हुए हैं, उसमें मैं जा कैसे सकता हूँ, मेरी ड्यूटी तो यहीं पे स्लीपर में है, मैं कैसे मान लूं कि आप सही कह रही हो। तो दीपिका उसी जगह रोने लगती है। उसकी बहन कहती है सर मेरी दीदी सही कह रही है, टिकट उन्हीं लोगों के पास है। अब कहता है कोई बात नहीं है, आप चुप हो जाओ, मैं टिकट अभी आपका चेक करवा लेता हूँ। अब अपने वो एक साथी को कॉल करता है उसी ट्रेन में, जो उसका दूसरा साथी जो होता है, जो AC बोगी का होता है टीटी, उससे वो पूछता है कि इन लोगों का नाम पूछ करके जरा पता लगाओ फलाने नाम के जो पैसेंजर हैं वो B2 के भीतर बैठे हुए हैं या फिर नहीं बैठे हुए हैं। तो वो तुरंत उसके हाथ में लिस्ट होती है, वो लिस्ट को चेक कर लेता है, कहता है हाँ सर हम बैठे हुए हैं यहाँ। तो कहता है कोई बात नहीं, चलो आप जो है उसको चेक मत करना, मैं अभी आकर के उनका टिकट को चेक करता हूँ, क्योंकि स्लीपर में कुछ सवारी है जिनकी भी टिकट उनके पास है। अब कहता है ठीक है सर आप आ जाना, कोई बात नहीं। अब साथियों, जब अगले स्टेशन जंक्शन पे गाड़ी रुकती है तो रोहित उतर करके दौड़ भागा भागा B2 के भीतर जाता है। B2 कोच में जाकर के वहां से उसे कहता है कि S5 के भीतर एक दो लड़कियां बैठी हुई है, उसका टिकट आपके पास है क्या? दीपिका नाम है। तो उन्होंने कहा हाँ उसका टिकट मेरे ही पास है। तो रोहित कहता है जो कि दूसरी लेडी जो है उसका तो टिकट ही नहीं, उसका टिकट आप दिखाइए। तो वो लोग कहे कि उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, उसके जिम्मेदार जो वहां पे हमारी बहू बैठी हुई है वही है उसका जिम्मेदार। अब टीटी जो है उससे रहा नहीं जाता, उसके मन में हजारों सवाल पहले से ही उमड़ रहे थे। वो देखने की प्रयास कर रहा था कि आखिर वो जो उसकी जो बहू है, ये जो कह रहे हैं, तो उसका बेटा कहाँ है। अब वो देखता है तो वहां पर एक 20 साल का एक लड़का होता है, एक उनके 18-19 साल की एक लड़की होती है, दोनों मियाँ बीवी होते हैं। इन चारों के अलावा कोई पांचवा वहां पे होता नहीं है। इन्हीं चारों का टिकट भी उनके पास होता है AC बोगी का। तो कहता है कि सर आप AC में बैठे हुए हैं और आप ही के घर की बहू जो है आखिर वो स्लीपर में क्यों बैठी हुई है, अकेली बैठी हुई है, तो ऐसा कैसे हुआ, टिकट नहीं मिला आपका क्या? तो जो दीपिका के ससुर होते हैं वो भड़क उठते हैं, कहते हैं इससे आपको क्या लेना देना है, हम कैसे भी जाएं, किसी भी तरह से जाएं, अगर हम जनरल में जाते तो क्या आप हमारा हालचाल पूछने आते? कहा नहीं, मैंने ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ। फिर जब उसकी जो सासू माँ होती है वो कहती है कि क्यों, आपसे उसने कुछ कहा है क्या? तो रोहित कहता है नहीं उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने कुछ पूछा तो वो रोने लगी।
तो वो सास कहती है कि हाँ ऐसे वो नाटक करती है, नाटक करके ऐसे ही वो दिखाती रहती है। सास जब इस तरीके से बोलते हैं, जो टीटी जो होता है रोहित गुप्ता, वो 5 मिनट के लिए वहीं पे ठहर जाता है, बगल के ही सीट पे वो बैठ जाता है, कहता है उसको समझने के लिए कि देखिए आखिर माजरा क्या है लोग में। इतने में जो दीपिका की सास होती है वो काफ़ी बड़बड़ाने लगते हैं कि बेटा तू मर गया, ये तो हमारे मत्थे पड़ गई, अब इसको तो हम देख ही रहे थे, अपनी बहन को भी लेकर के जा रही है। अब मैं अपने पति से वो कहती है कि बताओ, तुम ही बताओ अब क्या करोगे, इसका कैसे होगा। इस तरह से उसके ससुर कहते हैं अरे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, अपने जिम्मेदारी पे ले जा रही, खुद देखेगी, हमको क्या लेना है, यानी उसकी छोटी बहन के बारे में। अब माजरा ये रोहित गुप्ता समझ जाता है, ये टीटी जो होता है, कि इसके बेटे की मौत हो गई है और जो बहू है वो विधवा हो चुकी है। अब फिर वो उस रोहित उसी जगह पे आ जाता है, अपने जहाँ दीपिका और वो बैठी होती है वहां पे आकर के थोड़ा सा सरक जाता है, वहीं पे टीटी बैठ जाता है, कहता है कि भाई आपका तो टिकट है, उनके पास इनका टिकट नहीं है। तो उसने फिर कहा कि सर इनका तो टिकट नहीं, बताइए हम क्या करें। तो रोहित कहता है कि भाई टिकट तो बनवाना पड़ेगा इनका। तो दीपिका कहती है कि सर कितने पैसे हुए, कैलकुलेट कर लेता है, तो कहता है कि 900 रुपये हुए, पेनल्टी वगैरह लगा, चार्ज वगैरह लगा के। अब दीपिका अपने पर्स से कुछ पैसे निकालती है और अपने बहन से भी 200-300 रुपया लेती है, कुल मिलाकर के 1000 रुपया उनके पास होता है, जिसमें से 900 रुपया वो रोहित गुप्ता टीटी जो होता है उसको दे देता है। जो 900 रुपया जब टिकट बना देता है रोहित को मिलते हैं, अब दीपिका के हाथ में वो टिकट दे देता है। इतने में दीपिका ने खाने का ऑर्डर दे रखा था कि 1 प्लेट खाना ले लेंगे, हम दोनों बहनें उसमें खा लेंगे। अब वो खाना वाला आ जाता है और उसका ऑर्डर देने लगता है, तो वो जब कहते हैं कि दीपिका हमको नहीं चाहिए खाना, तो कहता क्यों, अभी तो आपने ऑर्डर दिया था। तो बोलती मेरे पास पैसे नहीं है। अब जो कुछ भी है रोहित ये सब कुछ देख रहा था वहाँ पे खड़ा होके। अब वो कहा अभी तो आपने ऑर्डर दिया है, 170 रुपये का दिखाना है मैम, आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, आपके पास 170 रुपये नहीं है। तो कहा हाँ नहीं है। अब ये उस कहा यार रख दो खाना, रोहित कहता है रख दो खाना मैं पैसे दे दूँ, कहती दीपिका कहती है नहीं सर रहने दो। तो फिर रोहित कहता है खा लो खाना, खा लेना चाहिए। अब साथियों खाना रखवा देता रोहित, 170 रुपये अपने जेब से रोहित जो है उस वेंडर को दे देता है, वेंडर वहां से चला जाता है। अब दोस्तों रोहित के मन में हजारों सवाल पैदा हो रहे थे, कहाँ पूछे, कहाँ से शुरू करे, क्या क्या पूछे, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वहां पे मतलब बन रहा था। दीपिका की सादगी, उसकी खूबसूरती रोहित की आंखों में बस गई थी। अब इसीलिए जो है किसी न किसी बहाने से वो बातचीत करना चाह रहा था। रोहित ने कहा कि मैडम आप ये बताइए, आप लोग स्लीपर में जा रहे हैं और लोग आपके परिवार वाले एसी में जा रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या हुआ, टिकट नहीं मिला या फिर क्या हुआ आपके साथ। तो दीपिका ने कहा कि सर ये तो आपको उन्हीं लोगों से पूछ लेना चाहिए था। उसने कहा मैंने तो बहुत कुछ पूछा उनसे, लेकिन वो काफी बुरी तरीके से भड़क उठे, उल्टा सीधा बातें करने लगे। तो फिर वो कहते कि हाँ वो लोग ऐसे ही बात करते हैं और हमारी बहन जा रही है हमारे साथ, तो इसीलिए वो लोग और ज़्यादा गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा कि इसको ले जाने के मूड में वो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा मैं लेकर के वहाँ जाऊँगी। तो उन्होंने जो है सो ना मेरा टिकट कटवाया ना इसका टिकट कटवाया, और वो तो मैंने पैसे दिए, रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, तो उन लोगों ने मेरा एक टिकट लिया स्लीपर का। तो कहे फिर आप अपनी बहन को लेकर के क्यों अपने घर ले जा रहे हो। तो कह रहा कि क्या करूँ, घर पे मेरे कोई नहीं है, मेरी माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, हम दोनों बहनें हैं, पढ़ी लिखी है, गांव में कुछ है नहीं। तो मैं सोची वहीं जाकर के कुछ कंप्यूटर क्लास वगैरह करवा दूंगी, किसी कंपनी में लगवा दूंगी, 2-4 हज़ार पैसे कमा लेगी, शादी विवाह हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ उन लोगों को रास नहीं आ रहा था और इसीलिए उन लोगों ने हम लोग से रूठे हुए हैं। तो रोहित ने फिर कहा कि आप वहाँ पर लेके जाओगी तो फिर इसका जो खर्चा वगैरह होगा वो कैसे आप मैनेज करोगे। दीपिका ने कहा कि मैं भी थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ, कुछ 7-8 हज़ार रुपये महीने मिल जाते हैं, उसमें से कुछ खर्चा अपनी बहन को दे दिया करूँगी, कहीं रूम लेकर के उसे वहाँ रख दूंगी, अपनी पढ़ाई करेगी वहीं। तो रोहित कहा ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अब आपके सास ससुर अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। दीपिका ने कहा सर मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं, आप यही पूछना चाहते हैं कि मेरे पति का क्या हुआ। रोहित ने कहा हाँ मैं तो यही पूछना चाह रहा था। और दीपिका ने बताया कि सर बहुत शराब पीते थे, काफ़ी नशे की बुरी लत लगी हुई थी और मेरी शादी करीब 3 वर्ष पहले हुई थी, 2 ही साल बाद उनकी मौत हो गई, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। कहते हुए उसके आंखों में काफ़ी आंसू होते हैं। तो रितिका ने बताया कि सर आप ऐसी बातें क्यों मेरी बहन से पूछ रही हो, क्या आप सबसे ऐसे ही बात करते रहते हो। रोहित कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, सॉरी आपको अगर कुछ बुरा लगा हो। तो उठ करके रोहित जाने लगता है, कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। दीपिका ने जो है जाते हुए रोहित को रोक लेती है, कहती है ठीक है नहीं सर आप बैठ जाओ यहाँ पे, इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है, ये तो सारी किस्मत की बात है। तो रोहित ने कहा मैं तो ऐसे ही बैठ गया,
सब बात को समझने के लिए, देखने के लिए दीपिका कहते हैं कि सर जब आप तक आपके ऊपर दुख नहीं कोई पड़ेगा, आप समाज को नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन दुख पड़ा ना, भगवान ना करे आपके ऊपर कोई दुख विपत्ति पड़े, लेकिन जिस दिन दुख पड़ेगा ना, उस दिन समझ में आपको आ जाएगा कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन समाज में कैसा है। तो रोहित पूछता है कि आपके पति शराबी थे, नशे की हालत में रहते थे, बचपन से ही था, तो फिर उनसे आप शादी क्यों किया? तो कहा सर हम क्या करते हैं, हमें बताया गया कि परिवार मुंबई में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो उनको जो है एक सुंदर सी बहू चाहिए होती थी और एक गांव की लड़की चाहिए थी जो उनके बेटे को संभाल सके, घर का सारा काम कर सके, और मेरे भी माँ बाप को एक लड़का चाहिए था। इसी तरीके से शादी हो गई। मैंने काफ़ी मुश्किल से उस सारे दिन काटे। अब मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन जब मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो मुझे काफ़ी दुख होता है। अब जो टीटी रोहित गुप्ता जो था, वो दीपिका और रितिका से इतनी अटैचमेंट हो जाता है, इतनी बातें कर रहा था कि न जाने दीपिका और रितिका भी इतनी बातें कर रही थी, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। कंपार्टमेंट में जितने लोग होते हैं उस ट्रेन में, 6-7 लोग और होते हैं, वो सारे लोग जो है काफ़ी ध्यान लगा करके इन सब लोगों की बात सुनने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी समय बीत जाता है। रोहित कहता है जब ट्रेन लखनऊ पहुँचने वाली होती है, रोहित कहा है कि मेरी ड्यूटी जो है वो लखनऊ तक ही है, उसके बाद जो है दूसरे किसी की ड्यूटी है, तो मैं लखनऊ में उतर जाऊंगा। जब ये बात दीपिका और रितिका सुनती है तो उसके चेहरे पर जो है थोड़ी सी मायूसी छा जाती है। अब वो उठता है रोहित और फिलहाल कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना आप लोग ख्याल रखना। जब रोहित वहां से जाने लगता है, रोहित गुप्ता जो टीटी होता है, तो दीपिका कहती है कि भगवान न करे कि आपके ऊपर कोई दुख पड़े, हम ईश्वर से आप प्रार्थना करेंगे और यही चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे लोगों का हालचाल पूछते रहें। अब साथियों वो लखनऊ में उतर जाता है रोहित गुप्ता, ट्रेन चल पड़ती है, सब कुछ फिर सो जाते हैं। अगला दिन सुबह होता है। अब ट्रेन जो है झांसी से आगे निकल गई थी, तभी जो है दीपिका और रितिका के कानों में गुड मॉर्निंग की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है तो चौंक सा जाती है और खुशी के मारे उछल पड़ती है। साथियों वो रोहित गुप्ता ही होता है। रितिका कहती है कि अरे सर आपने तो इसी में हो, आपने तो उतरे नहीं, आप गए नहीं। तो वो रोहित गुप्ता कहता है कि हाँ मैं नहीं गया, उतरा तो था लेकिन फिर दौड़ करके मैं चढ़ गया। आप लोगों ने चाय नाश्ता किया? तो कहती है कि सर अभी तो उठे हैं, ब्रश वगैरह किए हैं, अभी कर लेंगे, अभी तक तो किए नहीं है। इतने में साथियों कटलेट चाय वाला वहाँ पे पहुँच जाता है। रोहित सबके लिए नाश्ता चाय वगैरह लेता है, खुद भी करता है, उन लोगों को भी कराता है, और फिर बातों का सिलसिला सब में शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी तो खत्म हो गई थी। अब इसके लिए उसने ऑनलाइन 2-3 दिनों की छुट्टी ले लिया था और मुंबई तक जाने का वो अपना मन तक बना लिया था। फिर रितिका ने कहा फिर आप कहाँ तक जाओगे? कहा अब तो मैं मुंबई तक मुझे जाना है। सारे लोग खुश हो जाते हैं, कंपार्टमेंट में जो लोग होते हैं वो लोग भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि चाय पानी उनको भी रोहित पिला देता था। अब साथियों बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहता है, इधर उधर की तमाम सारी बातें, कहीं ट्रेन रुकती थी तो रोहित चला जाता था, उसके सास ससुर का भी हाल चाल पूछ लेता था, उसी बहाने देख आता था। अब शाम हो जाती है, रात को 11 बजे ट्रेन पहुंचने वाली होती है खुला टर्मिनल से। अब मुंबई जब ट्रेन पहुंचने वाली होती है तो रोहित ने दीपिका और रितिका से बताता है कि मैं पिछले 5-6 साल से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि इसी ट्रेन के भीतर आने जाने वाले दोबारा कोई मुझसे दोबारा मिले हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों से दोबारा मुझे मुलाकात हो जाए मेरी। लेकिन आप बुरा ना माने तो आप अपना अगर नंबर दे देते तो कभी कभार आपसे बात हो जाती है। दीपिका ने कहा सर मैं अपना नंबर तो दे नहीं सकती, लेकिन आप अपना नंबर दे दीजिए, मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। अब रोहित ने उसे दीपिका का नंबर दे दिया, फिर उसने कहा कॉल करोगे? तो दीपिका कहा जरूर कॉल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, आप इतने अच्छे लोग हैं, बात जरूर आपसे करेंगे। उसके बाद जो है ट्रेन जो है एलटीटी पहुंच जाती है, सारे लोग वहां उतरते हैं, उसके सास ससुर मिलते हैं, सारे लोग मिल करके जो है वहां पर कुर्ला के भीतर ही रहते थे वो कहीं पे, और वो अपने घर चले जाते हैं। अब साथियों रोहित जो होता है वो अपने घर लौट जाता है 3-4 दिन मुंबई में ही बिताकर। अब हर पल वो दीपिका के फोन का इंतजार करता है, और चौथे दिन उसके फोन पर जब रात को 11 बजे आता है, उसकी ड्यूटी दिन में होती थी, तो दिन में वो रात को घर में ही होता है, तो उसके फोन पे जब कॉल आता है उधर दीपिका की आवाज आती है, सर आप कैसे हैं आप? तो मैं दीपिका बोल रही हूँ। उसके बाद उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है रोहित गुप्ता का, जो टीटी होता है। अब फोन उठा कर कहता है क्या बताऊं, क्या हाल है, और मैं जो है हर पल आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था उस दिन से, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कौन किसको याद करता है, कौन फ़ोन करता है। लेकिन दीपिका कहती है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी आपको याद कर ही रहे थे, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं तो घर में काफ़ी विवाद हो गया और बवाल था, 3-4 दिनों से काफ़ी
टेंशन थी, आज ही अपनी बहन के लिए एक कम रूम लिया हूँ, आज उसी के पास हूँ, इसीलिए सोचा कि आपका हाल चाल आज ले लिया जाए पूछने। तो उसने कहा कि आप लोग कैसे हैं? बोली हम लोग ठीक हैं। तो घर में कैसे हैं, सास ससुर लोग कैसे हैं? तो सब लोग ठीक हैं, सब लोग मस्त है अपने जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों का क्या पूछना। हाल चाल जब पूछा पूछी हो जाता है तो दीपिका ने रोहित से कहती है कि सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो रोहित बोला कि पूछिए। तो उसने दीपिका बोलती है कि सर आप जो है, आपकी ड्यूटी कानपुर में ख़त्म हो रही थी, आप मुंबई तक चले आए हम लोग के साथ, आप हम लोग को खिलाए पिलाए भी, हमसे इस तरीके से इज्जत से बातें भी किया। इस तरह से मैं 4-5 बार आई गई हूँ मुंबई, कभी भी मैंने देखा कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। ये बात अलग है कि एक पैसेंजर एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं आपस में, लेकिन जिस तरीके से आपने व्यवहार किया मेरे साथ काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? हम लोगों से इतनी हमदर्दी, इतनी इमोशनल अटैचमेंट क्यों हो गया? तो रोहित कहता है कि क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू। अब जब ये बात सुनती है, दीपिका खामोश हो जाती है, चुप रह जाती है, सन्ने हो जाती है। रोहित को लगा कि शायद बुरा मान गई दीपिका, कुछ नहीं, उधर से आवाज आती है। अब साथियों, ये सिसकियों की आवाज आने लगती है। दीपिका उस टाइम रो रही होती है और रोते हुए वो कहती है आई लव यू टू सर, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। फोन उतना ही पे कट हो जाता है। दीपिका जो है काफी रोती है, काफी रोने लगती है। उसकी बहन रितिका होती है और दीपिका को काफी संभालती है, कहती है क्या हुआ दीदी, क्यों रो रहे हैं, सर से क्या बातें हुई तुम्हारी? उसके गले लग जाती है। अब दोनों बहन गले लगा करके कहती है, दीपिका को बोलते कि इस तरह से सर मुझसे बात कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे उन्होंने कि मुझसे वो शादी करना चाहते हैं। मैंने उनसे बताया कि मैं विधवा हूँ, इस तरीके से कैसे होगा, आप इतने अच्छे नौकरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि एक विधवा का दुख दर्द, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस दिन तुमने जो बोला था कि जब दुख पड़ेगा तभी आप जान पाओगे। तो रितिका, उसके ऊपर भी काफ़ी दुख पड़ा है। बस बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी और उनकी माँ जो होती है उनको लेकर के अकेले जीवन गुजारती रही और उनको लोग ताने देते रहे, लाख उनको जो है लोग सताते रहे, लेकिन वो जो है रोहित को पालने के लिए, यानी उनकी माँ को रोहित को पढ़ाने के लिए कभी दूसरी शादी उनकी माँ नहीं किया और हमेशा वो परेशानियों में जूझती रहे। उन्होंने तभी से एक फैसला कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो किसी विधवा से ही करेंगे। अब शायद इसीलिए जो है रितिका जो है वो हमारे लिए इतना परेशान थे, इसीलिए वो हमारे साथ मुंबई आए थे। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? रितिका कहती है दीदी आप सर से बात करो, उनसे मुलाकात करो, आप शादी कर लो, सच में सर बहुत अच्छे हैं। अब शादी वो 2-4 महीने बातचीत होती है दोनों में, दोनों से एक दूसरे से मुलाकात होती है। जब उसके सास ससुर को ये बात पता चल जाता है कि इसको तो एक अच्छी नौकरी वाला इस तरीके से पसंद कर लिया है, अब एक लड़का है, तो वो लोग भी काफ़ी सन्ने हो जाते हैं। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि उसने हमारे बेटे के साथ इतनी परेशानियाँ झेली है, तो चलो ठीक है इसकी शादी हो जाए। अब इस तरीके से दीपिका और रोहित गुप्ता की शादी हो जाती है। एक सच्ची घटना है। और आप लोग को कैसा ही कहानी लगा? आप वीडियो बनाने का किसी को परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और इस तरह के लोग अगर मिले तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तब तक के लिए आपकी क्या राय है, आप राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए